खुशामदीद, खैर मकदम आप सभी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बराह रास्त नशरियात में, जिसमें हम मुताला करते हैं BEG-LA 135 का, जो कि मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, यानी कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल। BEG-LA 135 जो कि आपका कोर्स है, जो कि मबनी है रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी का इस्तेमाल इसमें हम आज दूसरे ब्लॉक का तीसरा और चौथा यूनिट जो है उनका मुताला करेंगे, जो कि मबनी है मनी मैटर्स, यानी कि जिसको हम इक्तिसादी मामलात कहेंगे, और दूसरा पब्लिक सर्विसेज पे। तो ये हमारा तीसरा और चौथा यूनिट आज होगा जिनका हम मुताला करेंगे। जो हमारा तीसरा यूनिट है इक्तिसादी मामलात, इस पे अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो इसकी साख्त में हम देखेंगे, पहले ही जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले मकासद देखेंगे कि हमारा इस यूनिट को पढ़ने का, मुताला करने का, पढ़ाने का इसके मकासद क्या होते हैं, इसके मकसद क्या होते हैं। उसके बाद अब वार्म अप में जाएंगे, पढ़ना और समझना, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में रकम का इंतजाम करना। आप एक इक्तबास पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ना समझना, यानी फिर से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप दूसरा इक्तबास पढ़ेंगे, बीमा करो और महफूज रहो। उसके बाद कुछ अल्फाज, उसके बाद ग्रामर, मशरूत शक की पहली और दूसरी किस्म। उसके बाद तलफ्फुज, जैसे हम हर एक लेक्चर में आपको सिखाते हैं कुछ अल्फाज का तलफ्फुज, यानी कि प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कहते हैं, कि कुछ अल्फाज जो आपके यूनिट से बिल्कुल उनके उसके मुताबिक होते हैं, तो उन अल्फाज को किस तरह से आप जो है उनका तलफ्फुज कैसे निकालेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे अंग्रेजी में होगी, उनको देखेंगे। उसके बाद तहरीर में आप सीखेंगे दरख्वास्त फॉर्म भरना। ये जो है दरख्वास्तें अक्सर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लिखनी पड़ती है, तो दरख्वास्त फॉर्म किस तरह से आप भरेंगे वो भी आप इसमें इसका मुताला करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पहले मकासद की तरफ। इस यूनिट में आप क्या करेंगे, क्या मकासद है हमारे इस तीसरे यूनिट को पढ़ने में, जो कि मबनी है हमारा इक्तिसादी मामलात पे। इक्तिसादी मामलात अगर आप समझे तो ये वो मामलात है जो हमारे इक्तिसादी हालात से जो है बिल्कुल बराह रास्त उनसे उनका ताल्लुक है। हमारे जो भी जो जहाँ पे भी हम अपने पैसे खर्च करते हैं या फिर बचाते हैं, उनके मामलात जितने भी हैं, तो ये यूनिट उनके साथ, उन मामलात के साथ जो है इसका ताल्लुक है। तो इस यूनिट में आप खासतौर पर माली मामलात से मुतल्लिक अल्फाज से आपको वाकिफ कराएंगे। इस यूनिट में जो भी इक्तिसादी मामलात में हम कुछ खास अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे आप बैंक पे जाएं, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाएं, या अपनी रोजमर्रा की जो है बचत करने जाएं, बीमा करने जाएं, ऐसे में हमको बहुत सारे कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि हमारी रोजमर्रा की आम जुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो उन अल्फाज से आपको इस यूनिट में जो है मुतारिफ करवाया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें सरमायाकारी और टैक्स। सरमायाकारी क्या होती है, किस किस्म की होती है, इसकी क्या अकसाम है, और टैक्स किसे कहते हैं। उसके बाद फिनांस से मुतल्लिक मसाइल को समझने और उन पर गुफ्तगू करने में इस यूनिट में आपकी मदद होगी, यानी कि जो भी फिनांस से, यानी कि इक्तिसाद से, इक्तिसादी जो हमारी मसले हैं उनसे मुतल्लिक जो भी मसले हैं उनको समझेंगे। इस यूनिट में आप इस उन मसाइल को समझेंगे और उन पर गुफ्तगू करने में आपको जो है इस यूनिट को पढ़ के उनको आपको मदद मिलेगी। बॉन्ड्स, इक्विटी पर शेयर, ब्लेटन्स, ब्रोशर्स की समझ को काबिल बनाए, और इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि जो भी हमारे इस चीज से जो मैंने कि आपको पहले ही नुक्ते में समझाया कि जो हमारे खास अल्फाज इससे जुड़े हुए हैं इक्तिसादी मामलात से, जिनमें बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, शेयर्स जिनको हम कहते हैं, बुलेटिन्स, ब्रोशर्स, जो भी इनके साथ अल्फाज जुड़े हुए हैं, जो भी चीजें हैं आप इनको समझेंगे और इनके साथ जो आपकी जो रोजमर्रा के मामलात है उनकी समझ लेंगे और उनको अपनी जिंदगी में जो है इस्तेमाल करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे इस यूनिट में, यानी कि इस यूनिट को जब आप इसका मुताला करेंगे तो दरख्वास्त फॉर्म किस तरह से भरना है आपको ये पता चलेगा। आपको मशरूत शक और इसके इस्तेमाल से आगाह भी करेंगे। इस यूनिट में मशरूत शक का मतलब होता है कि जो हमारे
कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जिनमें कुछ शर्त शराइत होते हैं, वो जो लागू होते हैं। कहीं पे आपको जो है रिस्क उठाना पड़ता है, कहीं पे नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर कहीं पे आपको फायदा पहुंचना होता है, तो उनको मशरूत चेक कहते हैं। यानी कि कुछ शर्त शराइत होती है, उनके इस्तेमाल से आगाह आपको इस यूनिट में कराया जाएगा। जब आप इसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशरूत चेक क्या होते हैं, ऐसे कौन से हमें जो है हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, यानी कि नुकसानात भी हमें उठाने पड़ते हैं अगर हम ऐसे मसले या फिर ऐसे फंड्स या इंश्योरेंस स्कीमों का फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसमें कहीं कहीं पे आपको जो है नुकसान भी उठाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे फायदा भी होगा। उनको मशरूत चेक कहते हैं, और उनके इस्तेमाल से भी आपको इस यूनिट में जो है आगाह कराया जाएगा। तो इसके बाद जो है पढ़ना फहम यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पैसे का इंतजाम करना, ये पहला जो है इक्तिबास आप पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। जब आप अपना ब्लॉक उठाएंगे, जब आप अपनी किताब उठाएंगे, तो इसमें आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहला ही इक्तिबास पाएंगे, पैसे का इंतजाम करना। बरसात के दिन के लिए बचत करना एक पुराना तस्वुर है, जिसे हम सेविंग फॉर द रेनी डेज कहते हैं इंग्लिश में, कि बरसात के दिन के लिए बचत करना। बरसात के दिन का मतलब ये नहीं है कि बरसात जब होगी तो उसके लिए बचत करना। बरसात के दिन का मतलब होता है कि वो दिन, हमारी जिंदगी के वो दिन जहां पे हमें कुछ मसले मसाइल आते हैं, हमारी जो इक्तिसादी हालत होती है वो सही नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, उनको हम बरसात के दिन या फिर रेनी डेज कहते हैं। उनके लिए बचत करना एक पुराना तस्वुर है। हमें हमेशा सिखाया जाता है अपने बचपन से ही कि हमें अपने बुरे वक्त के लिए, बुरे दिनों के लिए कुछ पैसे जमा करके रखने चाहिए या फिर बचा के रखने चाहिए। अगर आप देखें, हम अपने छोटे बच्चों को भी घरों में सिखाते हैं, उनको भी तस्वुर ये देते हैं कि आप जो है ज्यादा फजूल खर्ची ना करें, कुछ पैसे जो है हम उनको कोई डिब्बा दे देते हैं, या ऐसा कोई जिसे मनी बैंक कहते हैं, उनको सिखाते हैं कि उसमें पैसे जमा करके रखें ताकि उनके आगे किसी काम में उनके काम आए। तो उसी को हम कहते हैं रेनी डेज के लिए सेव करना। ये एक पुराना तस्वुर है। वो लोग जो थोड़ा सा नकद रकम रखते हैं बाकायदगी से मुश्किल वक्त के जरिए खुद को खास तौर पर बुढ़ापे में, वो लोग अक्लमंद है, और अंदेशा जो है समझा जाता है कि वो लोग ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो बाकायदगी से मुश्किल वक्त के लिए रोज मर्रा की जिंदगी से जो थोड़ा थोड़ा रकम बचा के रखते हैं अपने बुढ़ापे के लिए या फिर अपने बुरे दिनों के लिए, क्योंकि इंसान को कभी भी पता नहीं चलता है कि वक्त कब कैसे करवट बदल लेता है। तो वो लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा निकाल के, थोड़ा थोड़ा बचा के जो है अपने बुरे वक्त के लिए या फिर अपने बुढ़ापे के लिए जो है पैसे संभाल के रखते हैं, उनको अक्लमंद समझा जाता है। आजकल लेकिन बचत का ख्याल बदल गया है। ये तो पहले से हम करते आ रहे हैं, बचत का जो है निजाम हमारी जिंदगी में, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने भी हमें सिखाया है कि बचत का ख्याल जो है हमें बचपन से ही रखना चाहिए। लेकिन उनके वक्त में और हमारे वक्त में जो है बहुत सारी तब्दीलियां अगर हम आज देखें तो देखने को मिलती है। उनके वक्त में पैसा बचाने का तरीका एक था, और आज हमारे वक्त में हमारा जो दौर है इसमें बचत का ख्याल थोड़ा बदल गया है। यानी कि पैसे बचाने का जो ख्याल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। बहुत ज्यादा सोना छुपा कर रखना या इसका एक टुकड़ा खरीदना अब कोई आसान मामला नहीं रहा। आप ऐसे करेंगे जैसे पुराने जमाने में लोग सोने को बहुत ज्यादा सोने को बचा के रखते थे या फिर पैसे जमा कर करके सोना खरीदते थे। तो ये पुराने जमाने के जो ख्यालात है, आजकल ये कोई छोटा मामला नहीं रहा। बहुत ज्यादा सोना आप कहीं पे बचा के नहीं रख सकते हैं, बहुत मुश्किल है आजकल के वक्त में आप अपने घरों में लाखों का, करोड़ों का जो है इस तरीके का सोना बचा के रखें। ये तो आज जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। जमीन पेशावर फंड मैनेजर है। अगर आप जमीन खरीदते हैं इसके बजाय, क्योंकि सोना आप खरीदते हैं तो आप देखिए आपको दिन रात उसकी जो है निगरानी करनी पड़ेगी, घर से नहीं निकलना पड़ेगा, हमेशा उसकी निगरानी में अपना वक्त जो है सर्व करना पड़ेगा। तो इसके बजाय अगर आप जमीन खरीदते हैं तो ये भी एक, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का ये भी एक बहुत अच्छा जरिया, बहुत अच्छा तरीका है। ये एक अच्छी स्कीम जिसको हम कह सकते हैं, एक पेशेवर फंड मैनेजर है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को जमीन के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जमीन को ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको निगरानी करके रखना पड़े। हाँ, बस थोड़े से कुछ इसमें लवाजमात होते हैं जिनको आप बाकायदगी से पुख्ता कर सकते हैं,
और फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी जिंदगी भर के लिए है, और इसका भी जो है आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा इसका ख्याल रखना नहीं है। माहिरीन के साथ माहिर सरमायाकारी के इख्तियारात और मालियाती मंडियों का इल्म जो अपनी खिदमात पेश करते हैं वो आपको हासिल करना चाहिए। यानी कि हमें माहिरीन से बात करनी चाहिए जो इन इक्तिसादी मामलात के माहिरीन होते हैं, एनालिस्ट्स होते हैं, या फिर ब्रोकर्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत माहिर होते हैं, इंश्योरेंस जैसे जो लोग कराते हैं उनके कंसल्टेंट्स होते हैं। हमें ऐसे माहिरीन के साथ अपनी सरमायाकारी और उसके इख्तियारात और मालियाती मंडियों का इल्म लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है आज, बहुत बड़ा एक जो इनका निजाम है बिल्कुल एक अलग बन गया है। तो हमें इन मामलात में माहिरीन की राय जरूर लेनी चाहिए जो कि हमें इनकी खिदमात पेश करते हैं। ये जरूरी है कि वो हमसे जो है उसका जो है हमें उनको बिल्कुल उनका जो उनकी खिदमात लेने के लिए उनके जो है उनकी खिदमात लेते हैं हम, और उनको ये जरूरी है कि हम उनको उसके इवज उनको पैसे देंगे। लेकिन उनकी खिदमात जो है वो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि वो बिल्कुल माहिर होते हैं, उनको पता होती है, वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि पैसा सही जगह पर कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, कहाँ पे लगाया जाए, और किस तरह से आपको ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा फायदा होगा और कम नुकसान होगा। और अपनी जरूरियात और खतरा मोल लेने की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए अपना पैसा, क्योंकि वो बहुत माहिर होते हैं, उनको पता होती है कि आपकी जरूरियात क्या है, खतरा कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे जो है आपको जो है फायदा ज्यादा होगा। उनकी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए जो है आप अपना पैसा उनके साथ लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में ख्याल हासिल करने के लिए हम दर्ज झेल इबारत, तो आगे आपके एक इबारत दी गई है जिसके जरिए हम म्यूचुअल फंड्स को जो है समझेंगे। अक्सर आप जो है टीवी पे या फिर रेडियो पे इश्तिहारात में सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स अक्सर लोग जो है वो जानते नहीं है या उनको पता नहीं होता है कि ये म्यूचुअल फंड्स है क्या। आगे जो है आगे की जो ये इबारत दी गई है उसमें आप दर्ज झेल इबारत में आप ये समझेंगे, आपको ये समझाया जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि पैसे की ताकत, म्यूचुअल फंड्स को पैसे की ताकत समझा जाता है। म्यूचुअल का मतलब ये होता है एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल फंड एक काप्स या फंड्स का मजमूआ है, यानी कि ये एक ही का फंड नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों का इकट्ठे मिलजुल के मिला जुला फंड होता है जो मुख्तलिफ सरमायाकारों से वसूल किया जाता है। एक ही सरमायाकार के पास आप ये फंड नहीं लगाते हैं, ये पैसा नहीं लगाते हैं, या मुख्तलिफ जो है सरमायाकार जो है उनके पास ये उनसे वसूल करते हैं। मालियाती इदारों का एक मखसूस जुमरे में सरमायाकारी के मकसद के साथ वापसी सरमायाकारों को उनकी असल सरमायाकारी के तनासुब से अदा की जाती है। यानी कि ये जो है मालियाती इदारों के एक मखसूस जुमरे हैं जो सरमायाकारी के मकासद के साथ वापसी सरमायाकारों को उनकी असल सरमायाकारी के तनासुब से अदा की जाती है। मिसाल के तौर पे आप 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत अच्छी खूबसूरत मिसाल दी है आपको समझाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को, कि मिसाल के तौर पे आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों का एक ग्रुप है जिन्होंने 1000 रुपए बचाए हैं। चलिए मानते हैं आप 5 दोस्त हैं और आप 5 दोस्तों ने 1,000 रुपए बचा के 5000 रुपए जो है इकट्ठे बचाए हुए हैं, जो ये सरमायाकारी जिसमें जो ये सरमायाकारी में लगा रहे हैं, और 10% रिटर्न के साथ कम रिस्क स्कीम में काप्स, जिसके बाद आपको कुल रुपए जो है 5500 ये आपके ग्रुप में यकसा तौर पर शेयर किया जाता है, लिहाजा हर एक को 1100 रुपए मिलते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड है जिसमें आप मिलजुल के जो है अपना पैसा लगाते हैं और एक ही तरीके का रिटर्न, एक ही जो है तरीके का रिटर्न जिसको हम कहते हैं कि वापस में कुछ फीसदी जो है आपको अपने पैसे पे नफा या फिर फायदा मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने इस मिसाल में देखा कि 5 दोस्तों ने 1,000 रुपए लगाया म्यूचुअल फंड्स के जरिए 10% रिटर्न के साथ, और उसमें कम रिस्क था। ये जो है अल्फाज इन पे आप गौर कीजिए, कम रिस्क और 10% रिटर्न, यानी कि अगर किसी ने 1,000 रुपए लगाया तो उसको 1,100 रुपए मिला और बहुत ही कम रिस्क में, तो इसको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं।
जो आप मिलजुल के कहीं किसी सरमायाकार या किसी सरमायाकारों के साथ लगाते हैं और आपको कुछ फीसदी उसका रिटर्न मिलता है। तो ऐसे फंड को या फिर ऐसे पैसे लगाने, इस तरीके से पैसे लगाने को हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। इसका फायदा ये है कि आप छोटी रकम भी सरमायाकारी में लगा सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जो है लाखों का या फिर करोड़ों का जो है आपको सरमायाकारों को पैसा देना पड़े। ये आप एक छोटी रकम से भी जो है ये स्कीम ले सकते हैं। इसका फायदा ही यही है कि आप छोटी रकम से भी सरमायाकारी कर सकते हैं इसमें, और इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों की कारकर्दगी, चूंकि म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग होंगे, सरमायाकार और अपनी बड़ी रकम से मजीद हिस्सा खरीद सकते हैं, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। तो बहुत सारी जो है इसमें आज लोग अपने जो है पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और अपनी बड़ी रकम से मजीद वो जो है हिस्से खरीद सकते हैं। आप हासिल कर लेंगे आपकी सरमायाकारी की रकम के तनासुब से मुनाफा, यानी कि मुनाफे में आपका हिस्सा भी होगा। जो आप पैसे लगाएंगे इसमें, जो आप पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे सरमायाकारी के जरिए, उसके तनासुब के जरिए आपको अपने हिस्से में बखूबी जो है बाज़ाबिता आपको मुनाफा मिलेगा। एक और फायदा ये है कि पेशावर कंपनियां आपके पैसे का इंतजाम करेंगी, यानी कि जो कंपनियां इसके साथ, यानी इसी का बिजनेस करती है, इसी के साथ जो है उनका कारोबार जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए पैसे का इंतजाम भी करेंगी। जैसे आला तरक्की की कंपनियों में सरमायाकारी करें। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की म्यूचुअल फंड्स दस्तयाब है। इनमें से कुछ इस तरह से है, यानी कि मार्केट में हमारे जो है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है, उसमें बहुत सारे किस्म के म्यूचुअल फंड्स दस्तयाब है। उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला ही जो यहाँ पे दिया गया है वो है इक्विटी फंड्स। इस म्यूचुअल फंड में सरमायाकार पैसा इसमें डाला जाता है इक्विटी मार्केट में, जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है। इक्विटी फंड एक ऐसा फंड है जिसमें सरमायाकार पैसा लगाते हैं, जिसको हम शेयर भी कहते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, और जो हम पैसा इसमें लगाते हैं उसको शेयर कहते हैं। इसे फंड मैनेजर इस्तेमाल करता है। स्टॉक एक्सचेंज से हिस्से खरीदने के लिए काप सरमायाकारी का इंदराज नुकसानात या नफा बाहमी की हिस्से की कीमत पर मुनहसर है। फंड अगर हिस्से की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपको मुनाफा होता है, अगर नहीं तो आपको नुकसान होता है। इस तरह फंड की खालिस असासा कीमत मार्केट की कीमत के साथ उतार चढ़ाव करती है। जैसे जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा, ये वही जो है इक्विटी फंड्स उसी को कहते हैं कि अगर आप वहां पे अपना पैसा लगाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अगर जिस चीज में, जिस कंपनी में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना शेयर ले रहे हैं, तो अगर उसका जो है मुनाफा होता है उस कंपनी का, तो आपका भी मुनाफा होता है। अगर वो कंपनी जो है घाटे में जाती है, उनका शेयर घाटे में जाता है, तो ये जाहिर सी बात है आपका भी नुकसान होता है, और ये इसी पे मबनी है। और इसके लिए आपको शर्त शराइत पे पहले ही जो है नजर दौड़ानी होती है, देखना होता है बड़ी ध्यान से, सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ अपने पैसे जो है कंपनियों में डालने होते हैं। देखना होता है कि कौन सी कंपनी से मुझे फायदा मिलेगा, कौन सी कंपनी से मुझे नुकसान का जो है अंदाजा है। तो ऐसे में ये वो मार्केट है जहां पे उतार चढ़ाव होता रहता है। आपके जो है शेयर कभी आपको बहुत ज्यादा नफा भी दिला सकते हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा भी दिला सकते हैं, और कभी कभार आपको जो है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इक्विटी फंड के भी दो अकसाम है, जिनमें हम पहला देखते हैं उसका से हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कहते हैं, और दूसरा जो है हम सेक्टोरल इक्विटी फंड कहते हैं। यानी कि जो इक्विटी फंड, जो शेयर्स की हमने बात की, शेयर मार्केट की बात हमने की, इसकी भी दो किस्में हैं। एक तो पहला ही डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और दूसरा सेक्टोरल इक्विटी फंड। मतनू इक्विटी फंड ये एक ऐसा फंड है जिसमें फंड मैनेजर सरमायाकारी करता है, यानी कि इसमें फंड मैनेजर होता है जो सरमायाकारी करता है। सन्नत के मुख्तलिफ शोबों में फैली कंपनियों के हिस्से में, मिसाल के तौर पर दवासाजी, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सेक्टर वगैरह, यानी कि इन कंपनियों के जरिए कोई भी फंड मैनेजर इसमें सरमायाकारी करता है। सन्नतों का तनु इस फंड को इसका नाम देता है। खतरा भी एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर लोहे और स्टील के शोबे में तरक्की होती है लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में मंदी होती है, तो एक में नुकसान होगा, दूसरे में नफा। यानी कि ये भी कुछ ऐसा ही है कि
अगर एक जगह में आपने पैसा लगाया है और उसमें फायदा जो है देखने को मिलता है, उनको आपका भी फायदा होगा। अगर दूसरे शोबे में नुकसान है, मंदी है, तो उसमें नुकसान होगा। उसके बाद सेक्टरल इक्विटी फंड आता है। यहाँ फंड मैनेजर सिर्फ एक शोबे में सरमाया फंड एफएमजीसी कारी करता है, यानी कि सेक्टोरल इक्विटी फंड वो फंड है, इक्विटी फंड है जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ एक शोबे में सरमायाकारी करता है। मईशियत मिसाल के तौर पर एक जो सिर्फ सरमायाकारी करता है, हिंदुस्तान जैसे तेज रफ्तार से चलने वाली अशियाए खुर्दनोश के शोबे से कंपनियां लेवर, कोलगेट, नेस्ले वगैरह, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन्फोसिस जैसी कंपनियों में सरमायाकारी नहीं करेंगे। या विप्रो जो टेक्नोलॉजी के शोबे का हिस्सा है, यानी कि ये वो फंड है जिसमें कुछ गिनी चुनी कंपनियों में जो है फंड्स लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया खुर्दनोश की कंपनियों में, जैसे लीवर, कोलगेट, नेस्ले जो नामी गिरामी कंपनियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जैसे कि टेक्नोलॉजी के शोबे से जुड़ी हुई जो हैं, वहां ये कारोबार नहीं करते, वहां ये सरमायाकारी नहीं करते। जैसे विप्रो है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनियां, इन्फोसिस है, उनमें ये जो है सरमायाकारी नहीं करते। यानी कि ये जो है सेक्टरल इक्विटी फंड, ये कुछ एक खास मखसूस सेक्टर्स में ही अपना जो है इक्विटी फंड जो है की सरमायाकारी करते हैं। कर्ज के फंड्स, ये बुनियादी तौर पर कर्ज मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। म्यूचुअल फंड एक कर्ज देहंदा बन जाता है और रकम के काप्स पर सूद हासिल करता है, जिससे वो कर्ज देता है। कर्ज लेने वालों को इसके बाद हासिल करदा सूद को इनमें तकसीम किया जाता है। इस फंड के सरमायाकार बॉन्ड फंड्स में खतरा निस्बतन कम है। इक्विटी में कर्ज फंड्स की कुछ आम किस्में बॉन्ड, गिल्ट फंड्स और माया फंड्स हैं। यानी कि ये वो फंड्स हैं जो कर्जे के तौर पे चलते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्जा दिया जाता है, फिर उस पे जो सूद मिलता है उनको, और उसी सूद को फिर वो लोग बांट देते हैं। और इसमें जो है निस्बतन, जो हमने पहले फंड्स पढ़े, बॉन्ड्स पढ़े, निस्बतन इसमें खतरे का अंदेशा जो है वो कम होता है। उसके बाद माया फंड्स, यहाँ सरमायाकारी बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए है, यानी कि कुछ खास या फिर मुख्तसर मुद्दत के लिए सरमायाकारी होती है। मिसाल के तौर पर ओवरनाइट डेट मार्केट, जिसे कॉल मिनी मार्केट भी कहा जाता है, या मिनी मार्केट जहां कर्ज देहंदा के जरिए रकम को वापस बुलाया जा सकता है अगले दिन। ये फंड इन सरमायाकारों के लिए है जो थोड़ी देर के लिए सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद है, वक्त की मुद्दत कम से कम खतरे के साथ, यानी कि इसमें वक्त की मुद्दत कम है और खतरे का जो इसमें अंदेशा है वो भी कम है। इसमें सरमायाकारी बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए जो है सरमायाकारी करते हैं। मिसाल के तौर पे ओवरनाइट डेट मार्केट, यानी कि एक ही रात, यानी कि देर रात जो है डेट मार्केट चलता है, जिसे हम कॉल मिनी मार्केट भी कहते हैं। मिनी मार्केट जहाँ कर्ज दहंदा जो है उसके जरिए रकम को वापस भी बुलाया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है खतरा आपके पैसे जाने का बहुत कम होता है। गिल्ट फंड्स, ये कर्ज फंड है जो सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी करता है। मार्केट गिल्ट्स एक इस्तिलाह है जो हुकूमत की तरफ से अवाम की रकम उधार लेने के लिए जारी करदा बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि ये वो फंड है जिसे हम कर्ज फंड भी कहते हैं, जो सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी करता है। मार्केट गिल्ट्स एक इस्तिलाह है जो हुकूमत की तरफ से अवाम से रकम उधार लेने के लिए जारी करदा बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल, यानी कि जो सरकार है वो आपसे पैसे लेती है, वो बॉन्ड्स बनाती है और फिर उस पे आपको जो है आपका नफा नुकसान देखती है। तमाम म्यूचुअल फंड्स में कुछ खतरात होते हैं, आखिरकार वो गैर मुस्तकम में सरमायाकारी कर रहे हैं। जो भी हमने अभी तक इक्विटी फंड्स की बात की, जिन भी इक्विटी फंड्स की हमने बात की, उनमें जो है हमने देखा कि जो खतरात होते हैं वो लाभक होते हैं। अब ये इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि किसी म्यूचुअल फंड में खतरा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, क्योंकि ये आखिर गैर मुस्तकम है। शेयर मार्केट, अगर हिस्से की कीमत गिरती है तो इम्कानात है कि कदरे म्यूचुअल फंड भी गिर जाएगा। यानी कि अगर हम शेयर मार्केट में अपने जो है शेयर लगाते हैं, शेयर लेते हैं, अगर शेयर मार्केट में हमारे जो शेयर, मैंने जिस तरह से अभी पहले आपको बताया कि उसकी कीमत गिरती है, तो ये जाहिर सी बात है जो आपके जो अभी जो पैसे लगे हैं उसमें भी आपको नुकसान होगा, जिसके नतीजे में आपके मुनाफा में भी कमी आएगी। इक्विटी फंड्स कर्ज फंड से ज्यादा खतरनाक, लेकिन वो ज्यादा मुनाफा भी पेश कर सकते हैं। यानी कि इक्विटी फंड्स जो है वो कर्ज फंड से ज्यादा खतरनाक है।
इक्विटी फंड जो हमने पहले भी बात की, कर्ज फंड से वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसमें ये चीज भी है कि कभी कभार वो आपको ज्यादा मुनाफा भी दे सकती है। इसीलिए लोग ज्यादा जो है शेयर मार्केट में ही अपना पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी उसकी शेयर खरीदते हैं, उसमें जो है उनको रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन उनको पता होती है कि अगर फायदा हुआ तो फायदा भी बहुत ज्यादा गुना हो सकता है। तो इसमें ये खतरा लाक है, कर्ज फंड से ज्यादा खतरनाक है इक्विटी फंड, लेकिन इसमें जो मुनाफा का अंदेशा होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये अक्लमंदी है कि किसी सरमायाकार के मुशीर म्यूचुअल फंड ब्रोकर से मशवरा करके ही जो है आप अपने जो पैसे हैं इन फंड्स में लगाए, कि बिना जाने परखे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले ही हमें अक्लमंदी से किसी सरमायाकारी के मुशीर या म्यूचुअल फंड ब्रोकर से, जैसे मैंने पहले ही कहा, उनके साथ बात करके उनके साथ मशवरा लेके ही हमें जो है इन इक्विटी फंड्स में अपना पैसा जो है लगाना चाहिए। एसोसिएशन AMFI जो इसके साथ रजिस्टर्ड है, आप म्यूचुअल फंड्स यानी म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के साथ जो रजिस्टर्ड है, इसे बताएं कि आप कितनी सरमायाकारी कर सकते हैं। यानी कि AMFI एक ऐसी एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के साथ, इनके साथ आप बात कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि आप कितना जो है कितनी सरमायाकारी कर सकते हैं। जिस वक्त के लिए आप सरमायाकारी करना चाहते हैं या कारपोरेट शोबों में आपकी दिलचस्पी है या खतरे की सतह जो आपको लेने के लिए तैयार है, यानी कि जो सारी जो भी मालूमात है वो आप इनसे हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारी करने के बाद राब्ता में रहें और अपने मुशीर के साथ और उसके मुताबिक अपने सरमायाकारी की रिपोर्ट फोलियो को बाकायदगी से एडजस्ट करें। तो जो भी आपके मामलात हैं, जो भी आपके जो अभी आपके दिमाग में जो भी नुक्ते उठते हैं इन म्यूचुअल फंड्स को लेके, तो वो आप इस एसोसिएशन जो AMFI है उनके साथ बात करके, जो कि रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के साथ, उनके साथ आप बात करके सरमायाकारी कर सकते हैं। जिस वक्त के लिए आप, यानी कि किस वक्त आप सरमायाकारी कर सकते हैं, कहाँ पे खतरे लाहक है, कारपोरेट शोबों में आपकी दिलचस्पी है, अगर है तो आप उनके साथ बात करें और सरमायाकारी करने के बाद उनके साथ बिल्कुल राबते में रहें अपने मुशीर के साथ, जो कि जिससे आपने पहले ही मशवरा लेके जो है किसी भी इक्विटी फंड में या फिर किसी बॉन्ड में जो है अपने पैसे लगाए हैं, तो अपने मुशीर के साथ बिल्कुल राबते में रहें और उसके मुताबिक अपनी सरमायाकारी का रिपोर्ट फोलियो बाकायदगी से एडजस्ट करें। पिछले इक्तिबासात में आपने बहुत से नए अल्फाज पढ़े, आइए उनका मुताला करें, थोड़ा और करीब से देखें और उनको मालूम करें कि फिनांस के सयाक व सबाक के अलावा इनके और क्या माने हैं। यानी कि हमने अभी तक जो भी अल्फाज आपने नए सुने, चाहे हमने बॉन्ड्स की बात की, हमने इक्विटी की बात की, हमने शेयर की बात की, ये तो इनके अपने जो है लघवी माने हैं। इनके अलावा भी जो है इनके कुछ माने हैं, उन माना को हम देखते हैं कि इनके और क्या माने हैं। इनके ग्रामर के लिहाज से, अंग्रेजी के लिहाज से, जुबान के लिहाज से इनकी क्या माना है। बाहमी, ये सिफत है एहसासात, अमाल वगैरह, यानी कि पहला लफ्ज जो है बाहमी, ये सिफत है, ये ग्रामर के लिहाज से सिफत है, ये एहसासात, अमाल वगैरह का या तजुर्बा या दो के जरिए किया गया या ज्यादा लोग या गिरोह, जिसे अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी पसंद है। बाहमी फैल, जैसे मुआहिदे पर दोनों भाइयों ने बाहमी दस्तखत किए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम इकट्ठे कोई काम करते हैं तो ये बाहमी कहलाता है, यानी कि दो के जरिए किया गया या ज्यादा लोग या गिरोह, जैसे अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को और दूसरा जो पहले को, यानी कि ये बाहमी एक दूसरे को पसंद करते हैं। या फिर मिसाल के तौर पे एक दो या तीन दोस्त हैं, वो तीनों एक ही कंपनी में बाहमी जो है इक्विटी फंड ले रहे हैं, यानी कि इसको हम बाहमी कहेंगे। यानी कि तीनों की मर्जी से तीनों जो है एक ही काम कर रहे हैं, इसको हम बाहमी कहेंगे, सिफत है। और इसे जो है
तजुर्बा या दो या दो से ज्यादा जो है लोग ये इसमें जो है अपना हिस्सा देते हैं। इसके बाद बांटना, ये इसमें पूरे का एक हिस्सा दूसरे को दिया, हर एक मसावी हिस्सों के जिसमें कंपनी गया या लिया गया का सरमाया तकसीम किया जाता है, मालिक को देता है। यानी कि बांटना जो है ये भी ये इसम है, पूरे का एक हिस्सा। यानी कि अगर आपने बांटा तो आपने क्या बांटा, पूरे का एक हिस्सा निकाल के बांटा, ठीक है। उसके बाद बांटना फेल भी हो सकता है, दूसरों के साथ होना या इस्तेमाल करना। जब आप दूसरों के साथ जब आप में बहुत लोगों में कोई चीज बांटी जाती है तो ये यहाँ पे फेल बन जाता है। जैसे कि आप अपना हिस्सा लो, जैसे बराह करम इन नोटों को आपस में शेयर करें, यानी कि बांटे, शेयर करें, तो यहाँ पे जो है ये फेल बन जाता है। हमने पार्टी में शिरकत की, तकरीबात में हिस्सा लिया, यानी कि यहाँ पे भी जो है बांटना फेल का काम करता है। यहाँ पे लौटना, तीसरा अल्फाज हमने देखा, लौटना, वापस लाना या भेजना या आना या वापस जाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे गेंद को वापस भेजे। यहाँ पे लौटना हमने देखा, ये ग्रामर के लिहाज से फेल है। लौटना यानी कि भेजना, चाहे आप वापस भेजें, वापस लाएं, तो उसको हम लौटना कहेंगे। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर इसम है, सरकारी फहरिस्त या किताब जिसमें अशिया को मखसूस हवाला के लिए दर्ज किया जाता है। रजिस्टर इसम है, यानी कि ये एक ऐसी सरकारी फहरिस्त या किताब है जिसमें अशिया को मखसूस हवाले के लिए दर्ज किया जाता है। पैसे के मामलात, हालात में इस्तेमाल होने वाली जुबान की शक्ल, जैसे कानूनी मामलात कानूनी रजिस्टर्स में लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हम जो कोर्ट है हमारे या फिर हमारे दफातर है उनकी बात करें, उनकी अपनी अपनी रजिस्टर्स होते हैं और अपने अपने पेशे के लिहाज से उसमें उनमें जो है मामलात या फिर उनके जो भी इस्तेमाल होने वाले जो जुबानें होती है वो उसमें दर्ज की जाती है। जो मामलात होते हैं उन दफातर में या फिर उन कोर्ट्स में या फिर कॉलेजों में, वो उसमें बाज़ाबिता जो है उनकी जो है उनको लिखा जाता है। जैसे कानूनी मामला कानूनी रजिस्टर में लिखा जाता है। अब इसमें फेल भी आता है, मैं बाज़ाबिता में एक ज़हनी नोट बनाए तहरीरी तौर पर नोट करें, दिखाए चेहरे पर जज्बात। रजिस्टर्ड पोस्ट, नुकसान की सूरत में सिफत खसूसी इख्तियात के साथ डाक का तरीक़ेकार, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट भी, जिससे पहले हमने रजिस्टर देखा कि वो इसम है, इसमें दूसरा है रजिस्टर्ड पोस्ट जो हम डाक के जरिए भेजते हैं। ये जो है खसूसी एहतियात के साथ डाक का तरीक़ाकार, जिसे हम रजिस्टर्ड पोस्ट कहते हैं, जिसे हम कभी कभार अक्सर दफातर के जरिए भेजा जाए, एक दफातर से दूसरे दफ्तर में जो है एक मुख्तलिफ दफातर में भेजा जाता है, तो उसे हम रजिस्टर्ड पोस्ट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम ग्रामर में आप देखेंगे मशरूत शक किस्म और उनकी किस्म। मशरूत शक एक किस्म की मातहत शक है जो आम तौर पर मुतारिफ कराई जाती है मिलाप के जरिए, अगर या जब तक सबसे ज्यादा मातहत शकूक की शर्त तरह जो एक के जरिए मुतारिफ कराया गया है। किंगशन मशरूत शक या तो मरकजी शक से पहले जा सकती है या इसके बाद। मशरूत शक मैंने आपको पहले ही समझाया कि मशरूत शक जो है वो शर्त शराइत होते हैं जो कोई भी स्कीम लेने से पहले या फिर कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी शेयर लेने से पहले आपको दिखाया जाता है कि भाई ये जो है ये इसके नुकात हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए और आखिर में इन पे दस्तखत कीजिए। ये एक मातहत शक है जो आमतौर पर मुतारिफ कराई, हमेशा आपको मुतारिफ कराई जाएगी मिलाप के जरिए या अगर जब तक आप जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा मातहत शकों की जो एक और जरिया मुतारिफ कराया गया है, तो इसमें जो है आपके जितने भी नुकात आते हैं, चाहे आपका इसमें नुकसान आएगा, आपका फायदा आएगा, कितने का नुकसान होगा, कितने का फायदा आएगा, कितनी रकम तक आपको फायदा मिलेगा, कितनी रकम तक आपको नुकसान होगा, किस तरह से होगा,
किस तरह से आपको वो जो है फायदा या फिर मुनाफा किस तरह से दिया जाएगा, तो वो सारे शर्त व शराइत जो है वो मशरूत शक में आते हैं। पैसे के मामलात से मुतालिक दर्ज झेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीखें, ऑडियो सुनना और अपने उस्ताद की बात दोहराना। यानी कि अब जो है हमारा जो भी हमने पहले इस यूनिट में पढ़ा, जो हमारे इक़्तिसादी मामलात थे या पैसे से जुड़े हुए हमने जितने भी मामलात पढ़े, उनमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका जो तलफ़्फ़ुज़ हम हमेशा करते हैं। एक जो एक्सरसाइज जो है हमारी तलफ़्फ़ुज़ की भी होती है कि आप सीखें अंग्रेजी जुबान जो है अपनी रोजमर्रा। हमारा मकसद ही है इस BEGLA 135 को बढ़ाने का कि आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी आसानी से जो है सीखे और इस्तेमाल कर सके। तो आज का जो हमारा यूनिट था वो मबनी था बिल्कुल पहला जो हमारे इक्तिसादी मामला थे, फाइनेंशियल मैटर्स थे उस पे। तो उससे जुड़े हुए जितने भी हमने अल्फाज, नए-नए अल्फाज सीखे, उनका एक तलफ़्फ़ुज़ है, खास तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन जिसे हम कहेंगे। उनको सीखना भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी के पास जाएँगे तो आप कैसे किसी भी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो निकालेंगे। तो पहले हम इसमें देखेंगे फाइनेंस। अक्सर पहले हम इसे फाइनेंस कहते थे या फिर बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ते हैं, इसका गलत तलफ़्फ़ुज़ निकालते हैं। फाइनेंस गलत तलफ़्फ़ुज़ है तो आप फिनांस कहेंगे। इसी तरह फाइनेंशियल नहीं, बहुत सारे लोग इसको भी गलत जो है इसका भी तलफ़्फ़ुज़ निकालती है। फाइनेंशियल नहीं है, ये फाइनेंशियल है। आप अगर अपने स्क्रीन्स पे देखें तो बिल्कुल FI के बाद भी जो है इस पे जो है स्ट्रेस है, यानी कि फी एक आवाज निकालेगा। ये फाई नहीं है, ये फाइनेंशियल है। इसके बाद शेयर है, बुलेटिन, ब्रोशर। ये ब्रोचर अक्सर लोग इसे पढ़ते हैं लेकिन ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है, तो आप इसे ब्रोशर पढ़ेंगे। इक्विटी फंड, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सेक्टोरल इक्विटी फंड, गिल्ट फंड, एसेट, सेंसेक शूट्स अप, एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, प्रीमियम। तो ये बहुत सारे अल्फाज हमारे पास जो है हम जो अपने इक्तिसादी मामलात में इस्तेमाल करते हैं। आपने आज सीख लिया किस अल्फाज को हम किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जुबान में इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से उसको तलफ़्फ़ुज़ निकालेंगे, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनको बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ा जाता है, मिसप्रोनाउंस किया जाता है। जैसे शेयर है, फेयर है या डेयर है, इनको अक्सर लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ूंगी दोनों कि किस तरह से लोग इनको इनके अलग-अलग जो हैं तलफ़्फ़ुज़ हैं। और कहीं-कहीं पर लोग कहीं-कहीं जो है लोग एक अल्फाज को दूसरे अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आपके स्क्रीन पे दाएं और बाएं दोनों साइड से कुछ अल्फाज दिए गए हैं। बिल्कुल हम जो तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज लगते हैं लेकिन इनका तलफ़्फ़ुज़ जो है बिल्कुल अलग-अलग है और इनकी जो स्पेलिंग जिसको हम कहेंगे वो भी अलग-अलग है। जैसे SHARE शेयर और SHEER शेयर। तो कुछ लोग दोनों का एक ही तलफ़्फ़ुज़ निकालते हैं शेयर, तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शेयर SHARE है और ये SHEER जहां पे आता है, 2 ई आते हैं, वो शीर है, यानी कि शीर नॉट शेयर। डेयर, डीर, एयर, एयर, फेयर, 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 हेयर, 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 मेयर, मेयर, स्टेयर, स्टीर। तो इनके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं उनमें खासा फ़र्क है, जैसे मैंने आपको आज सिखाया। तो बिल्कुल इसका जो है इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें, कहाँ पे मुझे कौन सा अल्फाज किस तरह आपको जो है इस्तेमाल करना है। तो और आगे आपके इस तहरीर में दरखास्त फॉर्म भी भरना जो है आपको सिखाया जाएगा। आपके जब आप मुताला करेंगे अपने किताब का BEGLA 135 का, जेल में बैंकिंग में नया अकाउंट शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया, इसे एहतियात से और अपनी जाती तफसीलात से भरें। यानी कि आपकी जो किताब है
उसमें आपको बाज़ाबिता एक फॉर्म दिया गया है, एक दरख्वास्त फॉर्म आपको भरना है। आपको अगर बैंक में जाना है अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, जिसमें आपको अपनी ज़ाती जो है तफ़सीलात भरनी है और बड़े एहतियात से भरनी है। तो आपकी किताब में बिल्कुल आपको सिखाया गया है कि आप एक बैंकिंग जो है नया अकाउंट बैंकिंग के थ्रू किस तरह जो है अपना नया अकाउंट खोलेंगे, किस तरह से जो है आप उस फॉर्म को भरेंगे। तो वो आप ध्यान से जब आप अपने किताब का मुताला करेंगे, तो बिल्कुल आप अपने उस फॉर्म पे बिल्कुल जो सारी तफसीलात हैं, बिल्कुल जो आपको वहाँ पे भरनी है, जो वहाँ पे देनी है, उनको ध्यान से देखें कि मुझे अपना नाम कहाँ पे लिखना है, अपना नाम कैसे लिखना है, उसके बाद मुझे कौन सा नाम लिखना है, मुझे अपने जो है वालिद साहब का नाम लिखना है, अपना एड्रेस किस तरह से लिखना है, और इसमें क्या क्या मुझे चाहिए। आज हर एक जगह पे आप देखें जैसे आधार नंबर दिया जाता है, तो उनको किस तरह से ध्यान से मैं भर सकता हूँ। या फिर वहां पे मांगा जाता है आपको किसी और आपके दोस्त अकारिब जो है, अगर किसी में उनमें से किसी का अकाउंट वहां पे है, तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। तो बिल्कुल उसकी के जरिए आप बिल्कुल आज जो है अपने बैंक अकाउंट का जो है फॉर्म भरना बिल्कुल सीख लेंगे। अब आगे हमारे पास चौथा यूनिट आता है जो मबनी है हमारी अवामी खिदमात पे। तो अवामी खिदमात में अगर हम साख्त में देखें तो पहले ही हमेशा की तरह इसमें मकासद हैं, फिर वार्म अप है, सुनना। इसमें पहले सुनने की आपको एक्सरसाइज है, बस ये नंबर डायल करें, पढ़ने की समझ, अल्फाज, उसके बाद बोलने और लिखने की सरगर्मियां, ग्रामर के मुताबिक जो है मुस्तकबिल के अमाल, तलफ़ुज़ में 2 हरफों के अल्फाज। अब आइए आगे खुलासा करें। तो पहले जो है साख्त में हम पहले देखते हैं कि आपके यूनिट में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम मकासद की तरफ चलते हैं। हम जो है पहले हम मकसद देखते हैं, मकासद देखते हैं कि कोई भी यूनिट आपको मुतारिफ कराने से पहले उसका क्या मकसद है, क्या हमारे मकासद हैं आपको वो यूनिट पढ़ाने का, उसका मुताला कराने का, वो सिखाने का। वक्तन फवक्तन हमें अवामी खिदमात जैसे बैंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, रेलवे जो बुकिंग है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों पर टिकट हो, या हम इम्तिहानात के बारे में परेशान है या हमें इसकी जरूरत है, सुकून के लिए फोन हेल्पलाइन से बात करें, या हम किसी एनजीओ के लिए रजाकाराना तौर पर काम करना पसंद कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ये यूनिट आपको इनमें से कुछ को समझने और बातचीत करने में मदद करता है। को ये आपको मुस्तकबिल की निशानदेही करने की कुछ तरीकों से भी आगाह करता है, यानी आखिर में आपको मुकालमा लिखने की भी मशक फराहम करता है। तो इस यूनिट को पढ़ाने का आपका मकसद ये है कि बहुत सारी जगहों पे जो है हमें, चाहे हम रेलवे स्टेशनों पे जाए, हवाई अड्डों पे जाए, टिकट बुक करने के लिए तो बुकिंग, या फिर आपके इम्तिहानात हैं तो आपको इम्तिहानात के लिए किस तरह से जो है क्या करना है, उसके लिए परेशान है, उसके लिए क्या जरूरतें हैं, या फिर कोई फोन हेल्पलाइन है उसके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, या कोई एनजीओ के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, रजाकाराना तौर पे काम करना पसंद करते हैं, तो यूनिट आपको इन सब में जो है मदद फराहम करेगा। बातचीत आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको हवाई अड्डे पे टिकट बुक करनी है तो आप कौन से अल्फाज का जो है इस्तेमाल करेंगे, क्या बात उनके साथ कैसे करेंगे, या फिर कोई फोन हेल्पलाइन है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आप फोन लगा रहे हैं, तो आप उनके साथ किस तरह से बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, जो यूनिट है आपको इन सारी चीजों से वाकिफ कराएगा। इसका मकसद यही है कि आपको सिखाया जाए कि किस तरह से आप ऐसे हालात में बात कर सकते हैं। अवामी खिदमात से आपका क्या मतलब है? अवामी खिदमात में से एक का इंतखाब करें जो आपके ख्याल में बहुत मुफीद है। जिक्र करें कि आपको वो खालिस सर्विस क्यों पसंद है और ये कैसे मुफीद है। ये सवालात आपको वहां से पूछे जा रहे हैं कि अवामी खिदमात से आपका क्या मतलब है, कौन सी जो है खिदमात है जिनको आप अवामी खिदमात समझते हैं। अवामी खिदमात में सबसे जो है सब खिदमात में से एक का इंतखाब करें जो आपके ख्यालात में बहुत मुफीद है हमारे लिए, मतलब जो हमारे जो अवामी खिदमात हमें मैसर हैं, जो अवामी खिदमात हमें हासिल हो रही हैं, उनमें से किसी एक का जो है इंतखाब करें और बताएं कि वो आपको खास सर्विस वो खास सर्विस आपको क्यों पसंद है और वो कैसे आप समझते हैं कि ये सर्विस जो है मुफीद है। सुनना, बस इस नंबर को डायल करें, टेलीफोन हेल्पलाइन का एहतमाम करना।
तो सुनने में आप देखेंगे, जो आपकी सुनने की एक्सरसाइज है उसमें जो है आप इस नंबर को डायल करें, कि वो आप सीखेंगे कि किस तरह से बातचीत करनी है जब आप कोई भी नंबर डायल करें। टेलीफोन डायरेक्टरी में मुतअद्दिद अवामी इफादियत की खिदमात दस्तियाब है। इनमें से कुछ पुलिस, फायर एम्बुलेंस, खाना पकाने की, गैस की बुकिंग और शिकायत, बिजली का बोर्ड, सयाहत, तिब्बी खिदमात, एयरवेज, रोडवेज, ट्रेन खिदमात। टेलीफोन डायरेक्टरी में हमेशा कीमती मालूमात और हिदायत होती है। ये एक गाहक की जरूरत है, ये सारिफ, दोस्त, जामे और गलती से पाक है। लेकिन अब कुछ अवामी खिदमात दस्तियाब हैं जो कि में दर्ज नहीं है। डायरेक्टरी में से एक हेल्पलाइन सर्विस है जिसकी पूरी मांग है। तो जो डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी, जब हमारे पास लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, आज तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, तो उसके साथ हमको एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी मिलती थी, जिसमें जो है मुतअद्दिद अवामी इफादियत और खिदमात के नंबरात जो है वो दस्तियाब थे। इनमें से कुछ पुलिस के नंबरात हुआ करते थे, या बीबी डायरेक्टरी जो होती है उनमें होती है। फायर एम्बुलेंस, खाना पकाने की गैस की बुकिंग हो, शिकायत हो कहीं पे करनी, या बिजली का बोर्ड, सियाहत, तिब्बी खिदमात, एयरवेज, रोडवेज, ट्रेन खिदमात। तो ये सारे नंबरात जो है आपको अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद मिलते थे। ये ग्राहक की जरूरत थी, क्योंकि एक ग्राहक को किसी भी नंबर की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ अवामी खिदमात दस्तियाब हैं जो इनमें दर्ज नहीं है। अब कुछ नई नई अवामी खिदमात आ रही हैं जो कि आपको टेलीफोन डायरेक्टरीज में मौजूद नहीं मिलेंगी। डायरेक्टरी इनमें से एक हेल्पलाइन सर्विस है जिसकी पूरी मांग है। डायरेक्टरी यानी कि अवामी खिदमात में डायरेक्टरी एक ऐसी अवामी खिदमत है जिसकी पूरी मांग है। के खिदमात में जो मुआशरे के एक बड़े तबके को पूरा करती है, जिसकी जरूरत है तकलीफ के वक्त जज्बाती और नफ्सियाती मदद। हेल्पलाइन की खिदमात ने लोगों को सही मशवरा देकर उनकी जिंदगियां जो है बचाई हैं। वक्त आते ही अब ऐसी एक और हेल्पलाइन सर्विस की तफसीलात में जाएं जो तालिब इल्मों के लिए है, जैसा कि आपने बहुत मावन और हौसला अफजा पाया है। पढ़ने की समझ यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में हम आज देखेंगे कॉल सेंटर। इसमें एक इक्तिबास है जो है जो आपको कॉल सेंटर से मुतालिक जो है एक इक्तिबास हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि कॉल सेंटर में जो है बातचीत किस तरह होती है। एक ग्राहक फोन, ईमेल, वेबसाइट या फैक्स के जरिए किसी मरकज पर कॉल कर रहा है। एक ग्राहक जो है फोन, ईमेल, वेबसाइट या फैक्स के जरिए किसी मरकज पर कॉल कर रहा है। नुक्ता, इलाका, शख्स या चीज कॉल सेंटर की बुनियादी तारीफ है। कॉल सेंटर राब्ता मरकज या कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर, जो भी नाम हो आप इसे देते हैं, हम अब भी इसे कॉल सेंटर कहते हैं। ग्राहक की जरूरियात को पूरा करने के उसूलों पर काम करता है। यानी कि कॉल सेंटर जो है ये एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे जो है हम मुख्तलिफ खिदमात के लिए हासिल करने के लिए जो है अपना फोन मिलाते हैं, कॉल करते हैं, चाहे हम फोन के जरिए करें, ईमेल के जरिए, वेबसाइट के जरिए। तो वहां पे हमेशा हमें अपने जो है तारुफ देना पड़ता है। वो आप समय हमेशा अगर आप किसी भी हेल्पलाइन के लिए फोन करें कॉल सेंटर पे, तो आपसे वो आपका नाम पूछेंगे, आपका जो है एड्रेस पूछेंगे, पूरा जो आपकी मालूमात है वो लेंगे। ये ग्राहक की जरूरियात को पूरा करने के लिए होते हैं और कुछ उसूलों पर जो है ये कॉल सेंटर्स काम करते हैं। कॉल सेंटर की तारीफ बाज औकात टेलीफोन पर मबनी मुश्तरका सर्विस सेंटर के तौर पर की जाती है। मखसूस ग्राहक की सरगर्मियों के लिए और ग्राहक से मुतल्लिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मार्केटिंग, फरोख्त, मालूमात की तरसील, मशवरा, तकनीकी मदद वगैरह। इस तरह कॉल सेंटर एक सर्विस सेंटर है जिसकी टेलीकॉम की मुनासिब सहूलियात है। तरबियत याफ्ता कंसल्टेंट्स, वसी डेटाबेस, इंटरनेट तक रसाई और दीगर ऑनलाइन मालूमात सार्फिन को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए बुनियादी ढांचे को सपोर्ट करें। यह 24 घंटे और साल भर सर्विस फराहम करने के लिए काम करता है, यानी कि 24 घंटे, पूरे 7 दिन, पूरे साल के पूरे 365 दिन। यानी कि कॉल सेंटर की तारीफ बाज़ औक़ात टेलीफोन पर भी मबनी मुश्तरका सर्विस सेंटर के तौर पर की जाती है। जब ये कॉल सेंटर किसी भी कॉल सेंटर में जो कॉल करते हैं वो हम टेलीफोन के जरिए ही करते हैं।
तो मखसूस गाहक की सरगर्मियों के लिए, गाहक से मुतल्लिक कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मखसूस कामों के लिए मखसूस जो है कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन से या फिर आपकी मोबाइल फोन की सर्विसेज से जो है उसके मामला से मुतल्लिक जो है कोई आपको शिकायत है, कोई आपको काम कराना है, तो उसका एक अलग कॉल सेंटर होता है। या फिर आपकी जो सेहत है, सेहत से मुतल्लिक आपकी सरकार ने कोई अलग से कॉल सेंटर रखा होगा, या फिर जो किसान होते हैं उनके लिए जो उनको जो मालूमात फराहम करने के लिए कि बीज कब लगाना है, कब काटना है, कौन सी कीटनाशक दवाई जो है उनको छिड़कनी है, कौन सी दवाई का कब इस्तेमाल करना है, खाद का कब इस्तेमाल करना है, तो ये सारी जो है जो उनको सहूलियात फराहम करने के लिए उनको फोन पे ही उनको कराई जाती है। तो इस किस्म का भी एक कॉल सेंटर जो है मखसूस, तो कहने का मतलब ये है कि मखसूस गाहक की सरगर्मियों के लिए मखसूस कॉल सेंटर्स का जो है उनको अमल में लाया गया है। तो जैसे मार्केटिंग, फरोख्त, मालूमात की तरसील, मशवरा, तकनीकी मदद वगैरह इस तरह की कॉल सेंटर्स के मतलब जो है इस तरह की कॉल सेंटर्स की सर्विस मुहैया की गई है। टेलीकॉम की मुनासिब सहूलियात जो है कहीं पे मौजूद है, तरबियत याफ्ता कंसल्टेंट्स कहीं पे मौजूद है, वसी डेटा बेस कहीं पे जो है मौजूद है, इंटरनेट तक रसाई या दीगर ऑनलाइन मालूमात सारिफिन को मालूमात और मदद फराहम करती है। और ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ये साल भर काम करते हैं, हफ्ते के हफ्ते 24 घंटे आपको मालूमात और मदद फराहम करते हैं। टेलीमेडिसिन, तो इसमें दूसरा है टेलीमेडिसिन, हिंदुस्तानी अवाम के लिए बैनुल अक़वामी महारत लाती है। इंडो अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज हिंदुस्तान के डॉक्टरों की मुश्तरका कोशिश है। बैरून मुल्क अब आप दूसरी तरफ के नामवर माहिरीन से मशवरा कर सकते हैं, यानी कि टेलीमेडिसिन एक ऐसा कॉल सेंटर है जहां पे अवाम के लिए बैनुल अक़वामी महारत लाई गई है, यानी कि आप अपने घर में बैठ के कहीं भी मुल्क, किसी भी मुल्क के किसी भी जो है महारत जो रखने वाले मेडिसिन से जो भी जो राब्ते में होंगे उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो इस मेडिकल सर्विसेज हिंदुस्तान के डॉक्टरों की मुश्तरका कोशिश है। बैरून मुल्क अब आप दूसरी तरफ से नामवर माहिरीन से मशवरा कर सकते हैं। दुनिया का अपनी जगह से एक इंच भी हटे बगैर, जी हाँ, यानी कि आपको अगर कोई भी तकलीफ है, सेहत से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो घर से एक इंच भी हिले बगैर आपको अपने बैरून मुल्क से, अपने मुल्क के बगैर बैरून मुल्क से आपको दूसरी तरफ से मशवरा मिल सकता है। टेलीमेडिसिन इस चीज को मुमकिन बनाता है, यानी कि आपको घर से निकले बगैर, कहीं भी जाए बगैर, अपने घर में बैठे बैठे इस सहूलत को आप हासिल कर सकते हैं। ये किसकी बदौलत है? ये टेलीमेडिसिन की बदौलत जो है मुमकिन है। भारत इंतहाओं की सरजमीन है, हमारे पास पहाड़ और वादियां, बर्फ और सहरा, सैलाब और खुश्क साली, अमीर और गरीब, अमीर लोग का कारपोरेट अस्पतालों में जाकर इलाज कर सकते हैं, ये गरीब तबका है साइंस और टेक्नोलॉजी के सम्राट के महरूम, खामोशी से झेलना रहने वाला किसान आंध्र प्रदेश के एक दूर दराज गांव में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान की जो आप देखें, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है इलाके मिलते हैं, कहीं पे सहरा है, कहीं पे सैलाब, कहीं पे बर्फ है, तो कहीं पे पहाड़, कहीं पे वादी। तो ऐसे में आप देखेंगे लोग अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। अमीर लोग जो है कॉर्पोरेट अस्पतालों में जाके, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अस्पतालों में जाके अपना इलाज कराते हैं। ये गरीब तबका ही होता है जो घर में बैठे बैठे खामोशी से अपनी बीमारी को झेलता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की मदद के लिए कहीं पर भी बैठे बैठे, जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी है कि आंध्र प्रदेश के दूर दराज गांव में बैठा हुआ कोई भी इंसान पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा कर सकता है, अपने बेटे के लिए दस्तयाब बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज को हासिल कर सकता है। न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रहे पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला अगर कोई भी है, तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए जो माहिरीन है उनसे मशवरा कर सकते हैं इस सर्विस के थ्रू, जिसे टेलीमेडिसिन कहा जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं इंडो अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज IAMS का मकसद सबसे जदीद, ज्यादा ताजा तरीन, काबिल एतमाद और दुरुस्त मालूमात लाना है। हर डॉक्टर को इसके जरिए
इसके मरीज ये मदद देता है कि मरीज अपने माहौल में बेहतरीन इलाज करवाता है, ये हर एक को मुनासिब और सस्ती कीमत पर पहुंचाता है। इनके पास इस सर्विस को हर कोने तक पहुंचाने के लिए मुल्क गिर नेटवर्क हिंदुस्तान की पहली IAMS बनाने का अज़म किया, और ये मिशन है, तंजीम है जिसने टेलीमेडिसिन को मुय्यार लाने के लिए अपनाया। हिंदुस्तानी डॉक्टरों को तिब्बी मालूमात और जरूरतमंदों को माहिर मशवरा मरीज टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है, जैसे स्कैन, CT स्कैन, मरीज की रिपोर्ट के बारे में मालूमात, अल्ट्रासाउंड स्टडीज, पैथोलॉजी तस्वीर, वीडियो इमरजेंसी वगैरह कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए मुंतकिल की जाती है। मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स एक गैर मुल्की माहिर से मशवरा और इलाज है। देखिए ये इंडो अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज भी जो है, ये भी आपको बिल्कुल आपको ये जो है रसाई पहुंचाती है कि आप कहीं पर भी बैठे हुए इन जो भी मैंने अभी जिक्र किया, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हो, वीडियो इमेजेस है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए कहीं भी मुंतकिल की जा सकती है इस इंडो अमेरिकन मेडिकल सर्विसेज के जरिए। अब वोकैबुलरी में हमारे पास जो है अल्फाज आते हैं। वोकैबुलरी में हम फिर से तलफ़ुज़ सीखेंगे। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, बिल्कुल एक साथ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, और नीचे बिल्कुल अलग अलग मुख्तसर जो है सर्विसेज हैं जहां पे इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चैट, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, रिससिएट, इमरजेंसी, क्रेडिट कार्ड, बैंक की ब्राउजिंग, क्रॉस कनेक्शन, वेरिफिकेशन, केबल, करेंसी, क्रॉस कनेक्शन, ओवरड्राफ्ट, चेक इन, ईमेल, टिंकल, बाउंस, लॉगिन, क्यूजीन, इंटरनेट। तो अब आपको खुद देखना है कि अगर यहाँ पे एक फहरिस्त में मुझे जो है एक जुमरे में बैंक आता है, दूसरे जुमरे में साइबर कैफे आता है, एम्बुलेंस, टेलीफोन्स, होटल, तो इन अल्फाज में जो मुझे एक साथ में यहाँ मिले हैं, जो मुझे एक साथ में दिए गए हैं, किस जुमरे में मुझे किस अल्फाज को डालना है, यानी कि लेजर मुझे कहाँ पे डालना है, किस जुमरे में डालना है, बैंकेट मुझे किस में डालना है, चेक इन मुझे किस में चेक इन, जैसे आपको पता है होटल में किया जाता है तो आप उसको होटल में डालेंगे। इसी तरह इमरजेंसी जो है हॉस्पिटल्स में होती है तो इसको एम्बुलेंस में डालेंगे। इसी तरह लेजर कहाँ पे होता है, बैंक में होता है। चैट कहाँ पे होती है, साइबर कैफे में होती है। तो इसी तरह जो है सारे अल्फाजों को जो है आप अलग अलग जुमरों में डालेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, और आप सीखेंगे कि कहाँ पे किस शोबे में किन अल्फाज का जो है, पेशेवराना अल्फाज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अवामी खिदमत में शामिल इन अफराद में से हम हर एक क्या काम करता है। तो हमारे अवामी खिदमत में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी जो है काम जो है उनके अलग अलग होते हैं, पेशेवराना होते हैं। तारीफ लिखिए जिसकी वजाहत करते हो, यानी कि अगर यहाँ पे एक दिया गया है और ये उसका काम दिखाया गया है कि वो क्या करता है, वो कौन सी अवामी खिदमत जो है फराहम करता है, कौन सा प्रोफेशन यानी कि कौन सा जुमरा यानी कि कौन सा जो पेशेवराना इंसान है, कौन सा पेशा इसका जो है वो क्या अवामी खिदमत जो है फराहम करता है। जैसे एयर होस्टेस सर्विस द पैसेंजर्स ऑन द प्लेन। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि जो आगे फहरिस्त दी गई है कि ये लोग कौन सा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मिसाल के तौर पे आपको दिया गया है कि एयर होस्टेस जो है वो प्लेन पे यानी कि हवाई जहाज में जो पैसेंजर्स होते हैं, सवार होते हैं, उनकी खिदमत करती है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस, कुछ पेशे दिखाए गए हैं। आपको ये लिखना है कि ये क्या काम करते हैं, कौन से अवामी खदमात जो हैं वो फराहम करते हैं। तो इनमें से पहले ही आपको बताया गया है फॉरेंसिक अकाउंटेंट, उसके बाद सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, शेफ, स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर, साउंड मिक्सर, कॉन्सेज, बिजनेस एनालिस्ट। यानी कि आप लिखेंगे कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट कौन सा काम करता है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन सी अवामी खिदमत जो है फराहम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या काम है, वेब डिजाइनर क्या करता है, शेफ कौन सा काम करता है, स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, साउंड मिक्सर क्या करता है, कॉन्सीज कौन सा काम करता है, बिजनेस एनालिस्ट की अवामी खिदमत कौन सी है।
تو یہ جو آج ہم نے دونوں یونٹس پڑھے، آج اس میں ہم نے دیکھا کہ جو عوامی خدمات ہیں یا پھر ہم نے دیکھا عوامی خدمات اور جو ہمارے فائنینشیل میٹرز ہیں، ہمارے اقتصادی معاملات ہیں، ان پہ ہم نے آج اس BGLA 135 کی بلاک 2 میں ان پہ نظر دوڑائی کہ ہمارے آس پاس کی دنیا میں جو ہمارے اقتصادی معاملات ہیں ان پہ وہ کیا کیا ہیں، کس طرح سے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہماری پبلک سروسز ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہماری عوامی خدمات ہیں وہ کیا ہے۔ تو آئندہ آگے آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔